अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। 9.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको एज असाइनमेंट दिया था और हम सिमिलर जो ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर जो शेप्स हैं उनको सॉल्व कर रहे थे कि उनके जो एरियाज़ की रेशो है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था या इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था कि उनके जो एरिया की रेशो होगी वो क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनके रेशो के स्क्वायर की इक्वल होगी। हमारा ज़्यादा जो प्रीवियस लेक्चर था वो इस फार्मूले के रेफरेंस पे घूम रहा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे कि मज़ीद इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे भी दिया था, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं कि इन अ फिगर आपको एक सामने जो है ना वो एक ट्राइंगल दी गई है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है और उसको जो नाम दिए गए हैं वो कुछ इस तरह के हैं, x, y और z, और यहाँ पे मिड में एक लाइन है a और b। तो ये आपके पास डायग्राम है। अब लिखा हुआ है कि इन अ फिगर ए बी इज पैरेलल टू दी वाई जेड। ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। इफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल एक्स ए बी एंड द ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर इन रेशो। अब जो एरियाज हैं उनकी वैल्यू दे दी गई है। अब अगर आप यहाँ से गौर करें तो यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ये वाले ट्राइंगल है एक्स ए बी और एक आपके पास बड़ी ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड। ये दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल एक्स ए बी एंड ट्राइंगल एक्स वाई और जेड। और वो ये कह रहे हैं कि इनका जो एरियाज हैं वो क्या है, ये है 25:36। इट मीन्स अगर आप एरियाज को अपनी तरफ से नाम देना चाहें तो ये आपके पास A1 है और ये आपके पास A2 है। मीन्स A1 इज इक्वल टू 25 और A2 जो है वो 36 की इक्वल है। अब मज़ीद उसने क्या कहा है कि फाइंड एक्स बी ओवर एक्स जेड, एक्स बी डिवाइडिंग बाय एक्स जेड। यानी कि हम मज़ीद मैं इसको इजी कर देता हूँ आपके लिए। ये दो ट्राइंगल्स अलग अलग से बन रही हैं, एक एक्स ए बी और एक हमारे पास जो बड़ी ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड। अब आपने क्या निकाला है, एक्स बी ओवर एक्स जेड, यानी कि जो साइड्स हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है। तो एरियाज आप फार्मूले को जानते हैं कि A1 ओवर A2 क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग जो लेंथ्स होती हैं उनके स्क्वायर की इक्वल होता है। अब ये वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। 25/36 इज़ इक्वल टू एक्स बी ये वाली साइड और एक्स जेड, एक्स बी डिवाइडिंग बाय एक्स जेड होल स्क्वायर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स बी ओवर एक्स जेड सिर्फ आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्क्वेयरिंग है तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, 25/36 इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और एक्स बी ओवर एक्स जेड का जो होल स्क्वायर है इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो है 5/6 इज इक्वल टू एक्स बी ओवर एक्स जेड। अगर हम इनको रेशो की फॉर्म में लिखें तो मीन्स हमारे पास जो एक्स बी और एक्स जेड की जो रेशो है वो आ रही है 5:6। तो हमने पहली जो रेशो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब दूसरा क्या वो पूछ रहा है कि ए बी ओवर वाई जेड। अब ये मैंने बड़ी जो डायग्राम थी उसको हमने छोटा कर दिया था और ये आपको आइडिया हो रहा होगा कि अब वो इनकी रेशो मांग रहे हैं, ए बी डिवाइडिंग बाय वाई जेड।
और क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, एरिया किसकी इक्वल होता है, जो भी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के। वो साइड कोई भी हो सकती है, वो ये वाली साइड भी हो सकती है, वो ये साइड भी हो सकती है, और वो ये साइड भी हो सकती है। अब उन्होंने क्या पूछा है कि ए बी ओवर वाई जेड की जो रेशो है वो भी आपने निकालनी है। अब देखें एरिया के अंदर कोई चेंज नहीं है, एरिया की तो वैल्यू वही 25/36 ही है। तो A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू AB ओवर YZ होल स्क्वायर के। अब आपके पास कौन सी वैल्यू मौजूद है, ये वैल्यू मौजूद है इज इक्वल टू AB ओवर YZ होल स्क्वायर। यहाँ पे अब ये स्टेप ऑलमोस्ट सिमिलर है टेकिंग स्क्वायर रूट से। तो अब इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर है, आपको सिर्फ रेशो चाहिए, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया। ये हो गया 5/6 इज इक्वल टू AB डिवाइडिंग बाय YZ। तो मीन्स ये रेशो बन रही है AB रेशो YZ। तो अब हमने ये दोनों रेशोज तो निकाल ली हैं। अब आगे उनका क्वेश्चंस क्या है कि आर द रेशोज इक्वल, क्या ये जो दोनों रेशोज हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो ये आपके पास नंबर 1, ये आपके पास नंबर 2। तो अगर हम दोनों को देखें फ्रॉम 1 एंड 2 XB रेशो XZ इज इक्वल टू AB रेशो YZ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एरिया है, एरिया में चेंज नहीं है, और दूसरी साइड पे सिर्फ क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो चेंज हो रही हैं, जिनकी लेंथ हमें गिवन नहीं है। तो वो आप जब उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो उनकी रेशोज़ क्या होंगी, वो इक्वल ही आएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने क्या देखना था, जो साइड्स हैं उनकी रेशोज़ को निकालना था एक से ज़्यादा, और फिर ये चेक करना था कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब ये जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनमें आपने सिर्फ क्या क्लैरिटी लानी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ को क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से ये जो आप क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। इन अ मैप लेंथ ऑफ 10 मीटर, ये जो लेंथ ऑफ 10 मीटर है इसको अंडरलाइन कर लें, वॉल, ठीक है, इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर, और शोन बाय 5 सेंटीमीटर इसको भी अंडरलाइन कर लें। यानी कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक एक्चुअल लेंथ है और एक शोन लेंथ है। अब आपने जब सिलेक्शन करनी है, जब आपने नाम देने हैं, तो वहाँ पे आपने देखना है कि आप एक्चुअल को क्या कंसीडर कर रहे हैं और जो आपको नज़र आ रही है आप उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं। तो तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो उसी के अकॉर्डिंग एरिया होंगे वो क्या होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्चुअल लेंथ, क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअल लेंथ, और इसको मैं जो है वो L1 का नाम दे रहा हूँ, और ये मेरे पास है 10 मीटर। इसी तरह फिर जो एक्चुअल एरिया होगा उसको भी आप क्या नाम देंगे, A1 का ही नाम देंगे, क्योंकि उसकी लेंथ L1 है तो उसका जो एरिया होगा वो भी A1 होगा। अब इसी तरह आप लिख सकते हैं कि शोन जो है उसको L2 का नाम दे दें, और वो है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास शोन जो है वो L2 वो 5 सेंटीमीटर है। इफ़ एरिया ऑफ द वॉल शोन ऑन द मैप, अब एरिया ऑफ द वॉल किसका एरिया दिया गया है, इसी शोन जो ट्राइंगल, शोन जो शेप है उसी का एरिया दिया गया है। मीन्स अब आप इसको A2 ही कहेंगे, इसको आप A1 नहीं कहेंगे, ठीक है। दिस इज़ 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास A2 आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द एक्चुअल वॉल। अब एक्चुअल जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, L1 है। इट मीन्स जो हमारे पास एक्चुअल एरिया होगा वो क्या होगा, A1 होगा। अब आपके पास टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 आपके पास नोन है और एक जो है वो अननोन है। फार्मूला आप जानते हैं कि A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और इधर से जो 2 स्टेप हैं वो आप खुद करेंगे। आपने जो अननोन एरिया A1 है उसको सिंप्लीफाई करके खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि वो
क्या आ रहा है, और फिर देखना है कि वो उसका यूनिट क्या होगा। आपको मैं जो इस क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, सेंटीमीटर, मीटर, तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपने जो वैल्यू निकालेंगे उसका आंसर का जो यूनिट है उसको भी मद्देनज़र रखना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। हमने इसमें दो चीज़ें थी, एक एक्चुअल वैल्यू की बात हो रही थी और एक जो नज़र आने वाली वैल्यू है उसकी बात हो रही थी। हमने उस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया और फार्मूला इम्प्लीमेंट किया। दिस इज़ योर असाइनमेंट। आपने इसके नेक्स्ट जो 2 स्टेप हैं वो खुद से करने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उस पे। 2 क्यूबाइड्स आर सिमिलर, ठीक है। क्यूबाइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह की शेप होती है। तो ये हमने क्यूबाइड जो है वो ड्रा किया है। 2 क्यूबाइड्स आर सिमिलर। अब वो सिमिलर हैं, इट मीन्स उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। हाइट ऑफ द स्मॉलर क्यूबाइड इज 1/3 ऑफ द बिगर वन। अब यहाँ पे क्या है कि कौन सी को आप स्मॉलर का नाम दे रहे हैं और कौन सी वैल्यू को बड़ी वैल्यू का नाम दे रहे हैं, तो उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। एक है अब स्मॉलर और एक है बिगर वन, और जो स्मॉलर क्यूबाइड है वो 1/3 ऑफ द बिगर वन है, और जो बिगर है उसकी आपको वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे हम जो है वो क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, स्मॉलर हाइट। लेट्स से इस स्मॉलर वाली को मैं H2 का नाम दे देता हूं, और ये किसकी इक्वल है, 1/3 ऑफ द ग्रेटर वन। अब इसका मतलब ये है कि कुछ जो ग्रेटर होगी उसको भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, और वो हमें पता नहीं है, वो भी गिवन नहीं है। सिर्फ एक उसने हिंट दिया है कि जो स्मॉलर वाली है वो ग्रेटर के 1/3 है। इट मीन्स 1/3 ऑफ ग्रेटर वन। ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन। 1/3 ऑफ ग्रेटर लिखेंगे तो मतलब 1/3 मल्टीप्लाई आप उसको x कर देंगे। तो ये हमने उनकी क्या बना ली हैं, उनकी हाइट्स बना ली हैं जी। पहला इसका पार्ट है, फाइंड द रेशियोज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूबाइड टू द स्मॉलर वन। अब जिस तरह आपने लार्जर को जो नाम दिया हुआ है या ग्रेटर जो है जो उसको नाम दिया हुआ है, अब ग्रेटर है तो इट मीन्स इसके रेफरेंस से A1 होगा, और जो स्मॉलर है उसके रेफरेंस से क्या होगा, A2 होगा। और हमने फाइंड आउट क्या करनी है जी, हमने फाइंड आउट इन्हीं की रेशो फाइंड आउट करनी है। मीन्स ये हमारा क्वेश्चन है कि इनकी जो रेशो है वो किसकी इक्वल है। तो मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, फार्मूला को अप्लाई करना है। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडिंग बाई H2 होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है, फार्मूला जनरलाइज्ड है कि जो साइड में से कोई एक होगी उसको आपने डिवाइड करके होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे हमारे पास हाइट इस्तेमाल हुई है तो हमने उसको H1 से चेंज कर दिया है। जब सर्कल आ जाता है तो हम उसके लिए क्या चेंज कर लेते हैं, हम उसके लिए R वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कोई ट्राइंगल्स आ जाएगी तो उसके लिए हम x/y यानी कि उसकी कोई एक साइड कंसिडर कर लेते हैं। अब ये रेशो यानी कि ये पहला पार्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। H1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है। H2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/3 ऑफ द ग्रेटर वैल्यू है, यानी कि 1/3 ऑफ द x है। अब अगर आप हर स्टेप पे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये जो फ्रैक्शन वाला x है ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो रहे हैं, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय 9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और जो 3 का स्क्वायर है वो 9 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है या रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो A1 और जो रेशो है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 9:1। जिन बच्चों को समझ आ गई है वो जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मिल जाती है। और अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर आप उसको ऐसे करते हैं 1 डिवाइडिंग बाय 1/9। 1
जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन्वर्ट हो जाता है और 9/1 बन जाएगा। जब 9/1 बनेगा तो मीन्स इट्स 9:1। आई होप इसका जो पहला पार्ट है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बिगर क्यूबाइड। जो आपका ग्रेटर क्यूबाइड है, बड़ा जो क्यूबाइड है, जिसको आपने H1 और उसी के अकॉर्डिंग जो एरिया है उसको A1 का नाम दिया हुआ है, वो आपने फाइंड आउट करना है। A1 आपने फाइंड आउट करना है, ये इसका दूसरा पार्ट है। और क्या दिया हुआ है जी, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर इज 350 सेंटीमीटर स्क्वेयर। स्मॉलर को आपने A2 कहा था, तो ये आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब टोटल इसी फार्मूले के अंदर 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 वैल्यूज़ आपको पता है। तो देखिए फार्मूला, A1 डिवाइडिंग बाई A2 इज इक्वल टू, हाइट्स आपको पता है ऑलरेडी, और इसमें से भी अब एक वैल्यू जो है वो रह गई है, A1 डिवाइडिंग बाई 350 इज इक्वल टू। अब अगर आप वो जो वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद वाली है, यानी कि सिंप्लीफाई होने के बाद आपकी वैल्यू क्या बन रही थी, 9/1 बन रही थी या 9:1 बन रही थी, तो वही स्टेप है। अगर आपको क्लियर हो तो आप उसको 9/1 डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो A1 इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई 9। तो ये एक स्टेप आपने मल्टीप्लिकेशन खुद करके एरिया को लिखना है, और उसके साथ एरिया है तो यूनिट भी आपने लाजमी लिखना है। अब A2 का जो यूनिट जो गिवन है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि जो A1 आएगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। आई होप आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और इसका जो आंसर है उसका यूनिट भी साथ लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इसका। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि क्वेश्चन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको कैसे नाम देंगे। अब ये क्वेश्चन चेंज होकर थोड़ा सा उसमें जो है वो SLO बेस्ड, इसको चेंज कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल दूसरा पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द बिगर क्यूबाइड है, आपको स्मॉलर क्यूबाइड का एरिया पूछ लिया जाए और जो ग्रेटर है उसका एरिया दे दिया जाए, तो ये इसमें चेंजिंग आ सकती है। और ऊपर जो है वो जो हाइट्स हैं, अगर हाइट्स की जगह पे एरिया दे दिया जाए और हाइट्स की रेशो आपसे पूछ ली जाए तो वो भी चेंज किया जा सकता है। यानी कि इन दोनों पार्ट को अगर हम नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करें क्वेश्चन, तो वो क्या हो सकते हैं कि वो एरिया की बजाय हाइट्स हो सकती हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसमें जो सरफेस एरिया गिवन है उसकी बजाय अगर ग्रेटर का गिवन है तो स्मॉलर का दिया जा सकता है, और अगर स्मॉलर का गिवन है तो वो ग्रेटर का दिया जा सकता है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। इन द फिगर BC इज पैरेलल टू द DE। इसी तरह आपके पास एक ट्राइंगल है, हम उस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजिंग है प्रीवियस क्वेश्चन के रेफरेंस से। ये आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल बनी हुई है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि BC इसको नाम दिया गया है और इट्स पैरेलल टू दी DE। यहाँ पे A है 8 सेंटीमीटर और ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर। अब आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि BC इज पैरेलल टू दी DE। फाइंड BC डिवाइडिंग बाय DE। BC डिवाइडिंग बाय DE, एक तो आपने ये फाइंड आउट करना है, एंड AB डिवाइडिंग बाय AD, ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। अब पहली तो बात ये है कि ये दो जो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल क्या है ABC, ये किसके इक्वल है, ट्राइंगल AD और E के, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखा था। ठीक है, तो ये दोनों क्रॉसपोंड जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। इट मीन्स जब ये सिमिलर हैं तो इनकी जो क्रॉसपोंडिंग जो साइड्स होंगी उनकी जो रेशियोज होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स टू से BC dividing by DE is equal to
AE, यानी कि AC डिवाइडिंग बाय AE। अब देखें, आपने जो पहली है BC और DE, ये वाली जो रेशो है ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब है कि आपको जो दूसरी साइड्स की जो रेशोज हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उनकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडिंग बाय DE वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AC की वैल्यू क्या है 8 है और AE की वैल्यू क्या है। अब AE की वैल्यू का मतलब ये है कि आप AC और CE दोनों को अगर ऐड कर दें तो वो आपके पास AE की वैल्यू बनती है, यानी कि ये आपके पास वैल्यू बनेगी 8 + 5। measurement of BC dividing by measurement of the DE is equal to 8/13, या आप ये भी लिख सकते हैं कि BC रेशो DE इक्वल होगा 8/13। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, जो पहली रेशो थी BC और DE की वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से ही आपने यूटिलाइज करना है AB और AD को। AB और AD यानी कि इस साइड की जो रेशो है उसको यूटिलाइज करके आपने AB ओवर AD जो रेशो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये जो दूसरा पार्ट है AB ओवर AD वाला, ये आपने इसी को देखते हुए खुद से सॉल्व करना है। AB डिवाइडिंग बाय AD, इसकी रेशो क्या आएगी, और हम ऊपर तज़किरा कर चुके हैं कि ये क्या है, ये सिमिलर है। जब सिमिलर होगा तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये कौन से लेक्चर में है, ये प्रीवियस जो लेक्चर है आपका, एक लेक्चर से पहले, उसमें हमने सिमिलर जो ट्राइंगल्स हैं उनकी कंडीशन को पढ़ा था, और जब वो सिमिलर होते हैं तो उनमें क्या कंडीशंस होती हैं उसको हमने डिस्कस किया था। तो ये आपकी असाइनमेंट है, एक पार्ट हमने इसका सॉल्व किया है ताकि आपको समझ आ जाए, आपने इस पार्ट को लाजमी सॉल्व करना है। तो ये है हमारा इसका पहला पार्ट। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। पहले पार्ट में आपके 2 पोर्शन थे, और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपके पास वही चीज़ पूछी गई है जो आप इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एरिया किसकी इक्वल होता है, आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो आपको साइड्स पता है, अब ये आपको पता है AC डिवाइडिंग बाय AE के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू AC डिवाइडिंग बाय AE के होल स्क्वायर के, और ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। AC की भी वैल्यू आपके पास मौजूद है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 8/AE। AE को हमने ऊपर भी तज़किरा किया था कि ये क्या बनेगा, दोनों को सम अप करेंगे, यानी कि AC और CE दोनों मिल के क्या बनेंगे, AE बनेंगे, यानी कि ये बनेगा 8/8 + 5 मीन्स 13। तो ये क्या बन गया, ये 13 बन गया। 8 + 5 यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक क्लास है, एक क्लास को अगर हाफ कर दिया जाए कि एक बच्चा ABC 3 पॉइंट है, सेंटर में एक बच्चा B खड़ा है, हमें लेंथ चाहिए A से लेकर C तक, तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू AB + BC। और एक बच्चा A से B तक जाता है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, एक दूसरा बच्चा है B से लेकर C तक जाता है 5, और हमें AC निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 64 डिवाइडिंग बाय 169। तो ये था हमारा इसका जो दूसरा पोर्शन। अब नेक्स्ट इसमें वो क्या पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ADE इज 5
507, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इसी से हम इसको थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हमें निकालना है, और जो AD ही है ये 507 है, इज इक्वल टू 6। तो ये इधर से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64,507 डिवाइडिंग बाय 169। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ट्राइंगल है ABC उसका एरिया क्या आ रहा है। 64 मल्टीप्लाई 507 डिवाइडिंग बाय 169, द आंसर इज 192। अब 192 को आपने इसी तरह यूनिट लिखना है। जो 507 है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 192 भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन। अब आते हैं 4.1 पे। 4.1 में क्या है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDEC। देखिए अगर यहाँ पे इस डायग्राम को हम देखें तो यहाँ से एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है BDE और C, एक चार जो साइड्स हैं उन वाली आपके पास शेप बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है BDEC। अब वो पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालें, तो वो एरिया किसके इक्वल होगा। बड़े एरिया में से आप जो स्मॉलर जो आपका एरिया है उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे। ये इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC is equal to triangle यानी कि जो बड़ी ट्राइंगल है उसके एरिया में से जो स्मॉलेस्ट जो आपका जो आपने निकाला है वो आप माइनस कर देंगे। 507 माइनस 192, तो यहाँ से आपके पास ये जो क्वाड्रिलेटरल BDEC होगी इसका आपके पास एरिया आ जाएगा। तो हम निकालते हैं इसका 507 माइनस 192, द आंसर इज 315। तो 315 आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल BDEC है उसका आपके पास एरिया आ गया। और यूनिट इसमें कौन सा यूटिलाइज होगा, सेंटीमीटर्स हैं, तो यहाँ पे भी इसी तरह क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब फर्दर वो पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। ये जो क्वाड्रिलेटरल आपने जो एरिया निकाला है BDEC, ये किस तरह की क्वाड्रिलेटरल है। तो अब इसके लिए क्वेश्चन के स्टार्ट में चले जाएं। क्वेश्चन के स्टार्ट में एक गिवन था कि BC इज पैरेलल टू द DE, और अब उसके लिए आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि अगर एक जो पेयर ऑफ साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हों तो उस डायग्राम को क्या कहते हैं। अगर दो पेयर ऑफ साइड्स जो हों वो पैरेलल हों तो उस डायग्राम को क्या कहते हैं। अगर एक पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल हों तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एज BC इज पैरेलल टू द DE implies that जो क्वाड्रिलेटरल है BDEC is trapezium। तो ये था हमारा जी इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट दो जो मार्क्स हैं उनका आ सकता है, और ये आपका 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और आपको इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो डिफ़ाइन कर दी हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, जिसमें से जो 8 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है, और इसमें 2-3 नए जो कॉन्सेप्ट हैं प्रीवियस क्लासेस के वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद एक्सरसाइज 9.4।
उसके लिए जो आपके पास पेज 205 और 6 हैं उसको आपने थोड़ा सा रीड आउट करके लाना है ताकि आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो क्लियर हो। अल्लाह हाफिज़।